चलिए दोस्तों, आज का तीसरा लेक्चर जो बायोलॉजी का कंप्लीट बायोलॉजी जो हम कराने जा रहे हैं उसका तीसरा लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट का भी तीसरा लेक्चर है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि IUCN जो IUCN का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये हम देख लिए थे। और इसका जो IUCN का जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड में है और स्विट्ज़रलैंड में है ग्लैंड, और ये प्रकृति की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये हम लोग देख लिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आज हम बात करते हैं कि आज हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो आज हम चलेंगे कि IUCN रेड डाटा क्या है, ठीक है। IUCN रेड डाटा जो है वो क्या है, तो हम लोग चलिए अब देखते हैं कि IUCN रेड डाटा बुक क्या है। तो IUCN रेड डाटा बुक है जिसमें कैटेगरी जो एक्सटिंक्ट मतलब कि रेड डाटा बुक क्या है, उसमें जो इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली, टोटली जो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 कैटेगरी में बांटा गया है। तो रेड डाटा बुक लिस्ट में लिखा जाता है कि कौन सा जो प्रजाति है जो एक्सटिंक्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर टू थ्रेटेंड है, लिस्ट कंसर्न है, डाटा डिफिशियंट है और नॉट इवेलुएटेड है, ठीक है। तो ये रेड डाटा बुक जारी करने का जो तिथि था वो 1964 में रेड लिस्ट बनाया गया, और उस समय से लेकर के अभी परिवर्तन नहीं हुआ। और अभी तक एक्सटिंक्ट क्या एक्सटिंक्ट है उस स्पेसीज़ का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है क्या, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है या लिस्ट कंसर्न है, ये सब देखा जाता है, रेड डाटा बुक लिस्ट में तैयार किया जाता है। आगे चले तो बात करें तो क्रोमोजोम्स के खोजकर्ता स्ट्रॉसबर्गर, आपको याद रखना है, बर्गर तो आप लोग खाते ही होंगे, तो स्ट्रॉसबर्गर यानी कि स्ट्रॉ से आप बर्गर खा रहे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि क्रोमोजोम्स के खोजकर्ता कौन है, तो स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है। और क्रोमोजोम्स नामक सबसे पहले नामकरण किसने किया था, तो वेल्डेयर ने किया था। क्रोमोजोम का नाम यूज किसने किया था, तो वेल्डेयर ने किया था। और क्रोमोजोम का खोज किसने किया था, तो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, ठीक है। और जीन का नामकरण किसने किया था, जोहानसन साहब ने किया था। जीन का नामकरण सर्वप्रथम जोहानसन साहब ने किया था। जीन की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ये तो आप याद ही होगा आपको कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ये तो साइंस में पढ़ना है, क्लास 8 में पढ़ना है कि मटर जो पाइसम सेटाइवम, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम, जो कि हमने पिछले क्लास में भी देखा है कि मटर का पाइसम सेटाइवम, और इसके फादर कौन है, जीन का जो खोज किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किया था। जंपिंग जीन का भी पिछले क्लास में हमने देखा था, तो बारबरा मैकक्लिंटन, इनको आप याद रखिए कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो बारबरा मैकक्लिंटन ने की थी। जीन कोड की खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने की थी। जीन कोड की खोज किसने की थी, तो हरगोविंद खुराना ने की थी। वल्केनाइजेशन क्या होता है, वल्केनाइजेशन रबर की ठोस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो वल्केनाइज रबर में सल्फर ऐड कर देते हैं 3 से 5%, तो उसमें वल्केनाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वल्केनाइजेशन कहा जाता है, वल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है। ठोस करने की प्रक्रिया को कहते हैं वल्केनाइजेशन। DNA का खोज, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड का खोजकर्ता कौन है, तो एम फ्रेडरिक। अब यहाँ पर एम है तो एम मिसर, फ्रेडरिक मिसर है या एम फ्रेडरिक कह सकते हैं। इन्होंने कब किया था, 1869 में, 1869 में किया था। DNA के खोजकर्ता एम फ्रेडरिक कह सकते हैं या फ्रेडरिक मिसर कहते हैं। RNA के खोजकर्ता भी यही हैं, फ्रेडरिक मिसर ही हैं, ठीक है। DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी, जेम्स वाटसन ने की थी। जो DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज है वो जेम्स वाटसन ने की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी, जेम्स वाटसन ने की थी और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इन दोनों का नाम अपने याद रख लेना है, और साल भी याद रखना है कि 1953 में डबल हेलिक्स DNA का डबल हेलिक्स की संरचना की खोज की थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। चलिए अब रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। कुछ रिवॉल्यूशन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, इसमें से 1 या 2 आते ही आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कब हुआ था। तो ये देख लेते हैं कि हरित क्रांति विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन को। किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। और भारत में अगर कहें तो MS स्वामीनाथन को कहेंगे। भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो MS स्वामीनाथन है।
और ये कब किया गया था? तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में किया था 1961 से 66 में ये हरित क्रांति हुआ था। और इसमें मेन है कि नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन विश्व में, वर्ल्ड में, और भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है। ग्रे रिवॉल्यूशन, धूसर क्रांति, तो फर्टिलाइजर से है, ऊल से है। ठीक है, फर्टिलाइजर से है और ऊल से, मेनली फर्टिलाइजर ऑप्शन में रहता है, तो फर्टिलाइजर याद रखिएगा, फर्टिलाइजर से धूसर क्रांति। पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? तो पिंक प्रॉन, आप पी से याद रख सकते हैं, पी से पिंक और पी से प्रॉन। प्रॉन मतलब क्या होता है? झींगा, झींगा मछली और ओनियन दोनों पूछ सकता है। तो पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो प्रॉन से है और ओनियन से है। तो फादर कौन है इसके? तो दुर्गेश पटेल जी हैं। पिंक रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? तो दुर्गेश पटेल जी हैं। पिंक रिवॉल्यूशन के फादर दुर्गेश पटेल भी पूछ लेता है। और पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो प्रॉन से रिलेटेड है और ओनियन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? जैसा कि वाइट और सफ़ेद की बात कर रहे हैं, तो मिल्क सफ़ेद होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन से है। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो मिल्क प्रोडक्शन से है। और इसके फादर कौन है? तो वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन इसके फादर है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी इसको के अंडर आया था, वाइट रिवॉल्यूशन। आगे देखें तो ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो फिश से है। किससे रिलेटेड है? फिश से, मछली से है। ब्लू, ब्लू क्या होता है? तो समंदर, समंदर का पानी कैसा होता है? तो ब्लू होता है। और इसके फादर कौन है? तो हीरा लाल चौधरी जी इनके फादर हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? हीरा लाल चौधरी। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो रेड रिवॉल्यूशन मीट से है। जब आप देखते होंगे कि मीट कैसा होता है? रेड होता है, और टोमेटो कैसा होता है? रेड होता है। तो ये मीट से रिलेटेड है, रेड रिवॉल्यूशन। मीट के उत्पादन में बढ़ोतरी और टोमेटो के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। और फादर कौन है? तो विशाल तिवारी हैं, तिवारी नहीं तिवारी हैं, विशाल तिवारी हैं। अगला देखते हैं येलो रिवॉल्यूशन क्या चीज़ से है? तो ऑयल सीड से, यानी कि तिलहन फसल से। और फादर कौन है? तो सैम पित्रोदा है, सैम पित्रोदा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति जिसको कहते हैं, और इसके तिलहन से रिलेटेड है। और इसके फादर कौन है? तो सैम पित्रोदा जी हैं। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे है? ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर से है। ठीक है। ब्राउन रिवॉल्यूशन भूरी क्रांति, भूरी क्रांति लेदर से और कोका से है। कोकोआ, कोकोआ क्या है? कॉफ़ी, कॉफ़ी जिसे बनता है लेदर या कोकोआ ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो इसके फादर कौन है? हीरालाल चौधरी जी ही हैं। हीरालाल चौधरी और किससे थे? ब्लू रिवॉल्यूशन के हीरालाल चौधरी जी ही थे, और ब्राउन रिवॉल्यूशन के भी हीरालाल चौधरी हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। आगे गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो हनी, हनी से रिलेटेड है। और हनी का आप देखते होंगे तीखी जो रे आता है उसमें से हनी गोल्ड जैसा आता है हनी से। और ये हॉर्टिकल्चर से भी है रिलेटेड है, यानी कि हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो हॉट फ्रूट की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर करते हैं। और गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? हनी से और हॉर्टिकल्चर से। फादर इसके कौन है? निरपक तुलेज, निरपक तुलेज फादर कौन है? निरपक तुलेज। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो सिल्वर रिवॉल्यूशन एग से है और पोल्ट्री फार्मिंग से है। ठीक है। और इसकी मदर जिसको कहा जाता है तो इंदिरा गांधी को कहता है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ था। ठीक है। और उस समय फादर किसको कहेगा? तो BV राव। फादर किसको कहा जाएगा? BV राव। यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन के मदर कौन है? तो इंदिरा गांधी, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और एग के रिलेटेड है, पोल्ट्री से रिलेटेड है। और फादर कौन है? तो BV राव जी हैं। ठीक है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो जूट से है। जूट, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और इसके भी जो फादर हैं तो निरपक तुलेजा जी हैं, निरपक तुलेज जी हैं। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कौन है? तो कॉटन है। वाइट कॉटन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का जो फादर है वो कौन है? नहीं दिया गया है इसका। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का किससे रिलेटेड है? कॉटन से है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट से, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से है। ठीक है। थोड़ा सा ये PDF ब्लर आ रहा है, तो थोड़ा सा इससे हम पढ़ देते हैं। प्रोटीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही सारे प्रोटीन हमको मिलते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। यहीं साथ साथ याद करते जाना है। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम से है, जीवाश्म ईंधन से है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से है। रेनबो रिवॉल्यूशन, रेनबो आप लोग 7 कलर का देखे होंगे, तो रेनबो रिवॉल्यूशन किससे है? तो रेनबो इंद्रधनुषी क्रांति, और ये 2000 ईस्वी में हुआ था। अरुण कृष्णन इनके अध्यक्ष थे और फादर कहे जाते हैं। ये रेनबो रिवॉल्यूशन में इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री
एंड रिप्रोडक्शन से है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिप्रोडक्शन से है। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष, रेनबो रिवोल्यूशन अलग है और मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो नवजात शिशु के लिए है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो टीकाकरण होता है, डीपीटी का जो टीकाकरण लगता है, जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, और टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मिसेल्स का जो टीका लगता है उससे रिलेटेड है, जिसको आप लोग याद रख लीजिएगा। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड ये पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर में बिहार एसआई में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। यूरिन का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है। और हम जानते हैं कि ये अब देखिए ग्राफ की, जो 0 और 7 के बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं, और जो 7 और 14 के बीच में रहता है उसको बेसिक कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लड का पीएच मान 7.4 यानी कि 7 से ऊपर है, तो ये कैसा होगा, बेसिक क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, तो क्षारीय होगा। और यूरिन का पीएच मान क्या होगा, तो अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। अच्छा, ये इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसेन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसेन ने की थी। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। सैलिवा, जो हमारे माउथ में जो सैलिवा निकलता है उसका जो पीएच मान क्या होता है, तो सैलिवा का 2 तरह का पीएच मान हम लोग मापते हैं। पहला बिफोर ईटिंग, खाने के पहले का, तो 6.8 एसिड होता है, और ये 7 से कम है तो इसका कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद 7.2 है तो बेसिक है, यानी कि क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। फर्मेंटेशन क्या होता है, तो किण्वन की खोज, फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर जी ने की थी। और लुईस पास्चर पैस्चराइजेशन का भी किया था। और पैस्चराइजेशन प्रक्रिया क्या है, तो पैस्चराइजेशन प्रक्रिया के सबसे पहले 62 डिग्री सेल्सियस पर या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर दूध को गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया वहाँ मर जाता है और पीने योग्य हो जाता है। उसी को पैस्चराइजेशन कहते हैं और मार्केट में पैस्चराइज्ड मिल्क मिलता है, ठीक है। और रेबीज के टीके की खोज भी किसने की थी, लुईस पास्चर ही किए थे। तो तीनों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्मेंटेशन की खोज, किण्वन की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर। पैस्चराइजेशन की लुईस पास्चर, पास्चर से आप लुईस पैस्चराइजेशन याद रख सकते हैं। और रेबीज जो जानवर बैट के काटने से, कुत्ते के काटने से जो फैलता है बीमारी, रेबीज होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। टेटनस और रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। इसके काटने से जो होता है वो, उसकी खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। यानी कि टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। जो टीका आप देखते होंगे 14 को पहले लगता था, फिर 7 को, फिर 5 को लगता है, वही लुईस पास्चर जी ने उस टीके की खोज की थी। अच्छा, मैक्सिमम जनरेशन रीजनरेशन पावर किस अंग में होता है, तो लीवर में होता है। मैक्सिमम जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर लीवर में, यकृत भी। और मिनिमम रीजनरेशन पावर तो नर्व सेल में होता है, जो कि ब्रेन में होता है, ठीक है। तो नर्व सेल अगर डैमेज हो जाएगा तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता है, लेकिन लीवर अगर धीरे धीरे ख़राब हो रहा है तो रिकवर हो जाता है। तो हमारे इंडिया में लगभग 50% से ऊपर व्यक्ति का लीवर आधा तो डैमेज है, ग्रेड 1, 2, 3 में है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लीवर अगर डैमेज होता है तो रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा रखता है। केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहते हैं, तो केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर को कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है उसमें। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, 80 से 120 mg, ठीक है, डेसीलीटर में होता है। ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या होता है, तो 20 से 40 mg डेसीलीटर में होता है। इंसुलिन हार्मोन के खोजकर्ता कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि एफ बैंटिंग, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि इंसुलिन कैसे, तो अल्फा सेल, बीटा सेल, एस सेल, पीपी सेल। और इसको अगर देखें तो अल्फा सेल का क्या काम है, तो अल्फा सेल का काम है सीक्रेट्स ग्लूकाजन, यानी कि ग्लूकाजन को सीक्रेट्स करता है, ठीक है। रिलेटेड ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, तो रेगुलेट ब्लड शुगर को ये रेगुलेट करता है। जैसे आप स्वीट्स खाते हैं और उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोजिन निकलता है, और ये अब देखिए कभी आप स्वीट्स खाएं और वो एक्स्ट्रा आपके शरीर में जमा हो गया, और कभी आप उपवास में रहते हैं तो उस समय शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, तो उस समय क्या होगा, यही जो ग्लूकाजेन है यही ट्रांसफॉर्म होकर के सेक्रेट करता है ग्लाइकोजेन ग्लूकाजोन में बनता है और रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, तो उस समय बैलेंस में रखता है। इसका यही काम है अल्फा सेल का। बीटा सेल का क्या काम है, तो सेक्रेट्स इंसुलिन, यानी कि जिंक तत्वों में सेक्रेट्स इंसुलिन को जनरेट करता है। एस सेल का क्या काम है, तो सेक्रेट सोमैटोस्टेटिन
और इनहिबिटरी हार्मोन है ये, ठीक है। और ये पूरा पीपी सेल का काम क्या है, तो कंट्रोल द रेट ऑफ अल्फा बीटा एंड एस सेल। ये तीनों, इसके और इसके, ये तीनों के जो रेट हैं उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, टीपी सेल के पास। और ये क्या सेक्रेट करता है, सेक्रेट्स पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टिडिन, पॉलीपेप्टिडिन टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये सेक्रेट्स करता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज जो होता है जहाँ से इंसुलिन निकलता है, वहाँ से आइलैंड ऑफ लैंगहेंस, यानी कि लैंगरहैंस का द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है, अग्नाशय जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको लैंगरहैंस का द्वीप भी कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। तो आज जो क्लास 3 था उसमें आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। 2 स्लाइड पढ़ रहे हैं, 2 स्लाइड को अच्छे से इसको रिवीजन करना है, बार बार इसको देखना है। आप या तो हेडफोन यूज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 1.5 के स्पीड में भी इसको देख सकते हैं, और बार बार इसको देखिए। 2-3 बार देखने के बाद आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं एग्जाम में। तो ये सब आपको याद रखना है जो इंट्रोडक्शन क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लोग 19 से टोटल 30-35 क्लास में हम लोग सारा बायोलॉजी को ख़त्म कर देंगे। ये तीसरा क्लास था, तीसरा स्लाइड था। आगे भी हम लोग देखेंगे और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करना है, पॉलिटी कंप्लीट करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ना है। तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़ना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है, आपको अच्छे तथ्य मिल रहे हैं, तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, और तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छा मौका है, ये मौका फिर 5 साल बाद आने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट का है बीएसएससी में, फिर से आपको सीजीएल का भी आया हुआ है। इंटर लेवल का तो 2 साल पहले ही आया था, 10,000 वैकेंसी उसमें भी बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।